अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहस हमारी आमोज़िश फ़लसफ़ा में चल रही थी और हमारी बहस कांट के फ़लसफ़े तक पहुंची थी और बयान किया था कि कांट इसके ज़माने में फ़लसफ़े ने एक नया रुख इख्तियार किया, क्योंकि जनाब कांट ने आकर जो अक्ल नज़री के ज़रिए बहसें साबित होती थीं, अक्ल नज़री को जो एतबार हासिल था फ़लसफ़े के अंदर, उसको कांट ने रद्द कर दिया और कहा कि हम अक्ल नज़री के ज़रिए वाक़इयत और हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। लिहाजा उसने एक तफसीली किताब लिखी अक्ल नज़री के रद्द में, जिसका उर्दू तर्जमा आपकी खिदमत में पिछले दर्स में बयान किया था, नक़्द अक्ल महज़। और इसके फ़लसफ़े का नाम ही जो है वो इंतक़ादी फ़लसफ़ा पड़ गया, चूँकि इसने नक़्द का जो एक मैदान खोला और अक्ल नज़री के ऊपर जो है वो रद्द किए आकर, वो यानी कम साबका थे, यानी पिछले फ़ैलसूफ़ और फ़लसफ़ी इस तरीके का रद्द नहीं कर सके कि जो कांट कर सके। कांट ने एक जो मतलब आकर बयान किया वो ये कि दो इस्तिलाहों को इस्तेमाल किया। कहा एक नोमेन होता है और एक फ़ेनोमेन। नोमेन जो है वो हमारी ज़ात से हटकर होता है और फ़ेनोमेन वो होता है कि जो मेरे नफ्स के लिए ज़ाहिर हो, जो मेरे ज़हन में हाजिर होता है। मसलन इस वक्त एक आपकी ये हस्ती है जो मेरे से हट कर है, इसको नोमेन से याद करते हैं, और एक आप मेरे नफ्स में, मेरे ज़हन के अंदर जलवागर हो रहे हैं, ज़ाहिर हो रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? फ़ेनोमेन। ये दो तफ़कीक करके कि एक नोमेन है और एक फ़ेनोमेन है, तो कांट ने कहा कि नोमेन को हम कमा हक़्क़ुहु, या जिस तरीके का वो है उस तरीके से जान नहीं सकते। हमारे लिए जो कुछ भी है वो ये फ़ेनोमेन है कि जो मेरे जहन में हाजिर होता है। दुरुस्त है? अगर हम इसको फ़लसफ़ी ज़बान में, अपने इस्लामी ज़बान के अंदर बयान करना चाहें तो यूँ कहेंगे कि एक वजूद ख़ारिजी होता है और एक वजूद ज़हनी होता है। वजूद ख़ारिजी की शनाख्त मुमकिन नहीं है, जो कुछ भी है वो क्या है? वजूद ज़हनी है। दुरुस्त है? इंसान जो है वो इदराक करता है और इदराक की जो सूरत हाल है और जो वो अमलियात तय करता है इदराक को, तो वो किस तरीके से अंजाम पाता है कि इंसान जब किसी चीज़ को दर्क करना चाहता है तो वो उसका जो मटीरियल है, जो मादा है, वो खारिज से लेता है, और ये मादा जो खारिज में मौजूद होता है, ये ज़हन के अंदर मौजूद मुख्तलिफ मक़ूलात जो मौजूद हैं, कैटेगरीज़ जो मुख्तलिफ मौजूद हैं, उनके तवस्सुत से फ़हम के काबिल बनता है वो खारिज। बस कांट के नज़दीक इदराक दो चीज़ों से मुरक्कब है। ये दो चीज़ें जब तक नहीं मिलेंगी आप किसी चीज़ को दर्क नहीं कर सकते। एक मादा और एक क्या है उसकी
आप यूँ कह लें कि मक़ूलात से उसको गुज़र के जाना, जिसको हम अपनी जो है वो फ़लसफ़ा इस्लामी के अंदर ज़बान अगर देना चाहें तो वो कहेंगे सूरत। एक उसका मादा है, एक उसकी सूरत है। मादा तो खारिज से लेना है, लेकिन सूरत किसने देनी है? ज़हन ने। ज़हन के अंदर 12 मक़ूलात मौजूद हैं, जिसको कहा जाता है कैटेगरीज ऑफ कांट। इस 12 मक़ूलात को, कैटेगरीज को 4 कुल्ली दस्तों में तकसीम किया है, फिर हर एक 4-4 में तकसीम होता है। मसला आप देखें, एक है क्वांटिटी, एक है क्वालिटी, एक है रिलेशन और एक है मोडेलिटी। ये कुल्ली तौर पर 4 मक़ूलात हैं कि जिसका कांट कायल है। फिर ये जो क्वांटिटी है ये फिर आके तकसीम होती है कुल्ली, जुज़ई और शख्सी की तरफ, कि उन सारी तफसीलात में नहीं जान चुके, अभी कांट का फ़लसफ़ा मुकम्मल वजाहत नहीं करनी। फ़कत आपको ये बयान करना था कि कांट ने अक्ल नज़री के अंदर जो किताब लिखी है और रद्द किया है, क्या काम किया है उसने। तो ये कैटेगरीज ऑफ कांट, जिसको मक़ूलात कांट कहा जाता है, ये कायल है कि मादा जब आता है ज़हन में तो ये 12 मक़ूले उसके ऊपर क्या है, मुख्तलिफ रंग चढ़ाते हैं। यानी खारिज और वाक़इयत और हकीकत खारिज में जो है वो बेरंग है। इसको रंग कौन चढ़ाता है? ज़हन के अंदर मौजूद मक़ूलात। अब कांट से सवाल किया जाए कि ये मक़ूलात कहाँ से आए, फिर वो कहता है ये फितरी हैं। इंसान खाल्क़ ही इन्हीं मक़ूलात के साथ हुआ है। दुरुस्त है। मसलन टाइम एंड स्पेस भी इसी के अंदर जो है वो आ जाते हैं, और 12 चीज़ें मक़ूलात जो हैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। तो इस तरीके से वो इदराक का कायल होता है। तो अब आप तवज्जो करें तो क्या हकीकत में हुआ है? वाक़इयत जो कुछ भी है वही है जो मेरे जहन में है। जैसे अभी हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हकीकत वो है कि अगर हमारे जहन में मौजूद चीज़ खारिज के साथ मुताबिक हो जाए, उस जैसी हो, वही हो, तो हकीकत है, रियलिटी है, वाक़इयत है। लेकिन कांट के इस फ़लसफ़े के मुताबिक क्या नतीजा निकलता है कि ज़हन असलन मुताबिकत का माना उसने ख़त्म कर दिया। आगे जो हकीकत की तारीफ़ थी एक फ़लसफ़े के अंदर कि ज़हन का मुंतबिक होना खारिज के ऊपर, अगर मुंतबिक हो जाए तो वो हकीकत है, अगर मुंतबिक ना हो तो वो हकीकत नहीं है। कांट के फ़लसफ़े में ये बहस ख़त्म हो जाती है। और इसी वजह से आपको अर्ज़ किया था कि कांट के बाद फिर जो मग़रिब फ़लसफ़ा है उसने असल डायरेक्शन उसकी बदल गई। वजूद शनासी से कहाँ चला गया? माफ़ी शनासी, इल्मियात की तरफ, थ्योरी ऑफ नॉलेज उसको कह लें या एपिस्टेमोलॉजी आप कह लें, उसकी तरफ चला गया। बात वाज़ेह है। और फिर इसके एतराज़ात जो हैं वो इतने मारूफ हुए कि काफ़ी अरसे तक ये पूरी दुनिया पर इसने हुकूमत की। कांट के अफकार ने आकर अभी भी जर्मनी के अंदर कांट आप यूँ कह लें कि अपना मकाम जो है रखता है। लेकिन पूरी दूसरी दुनिया के अंदर कांट को अगरचे अहमियत हासिल है, लेकिन इसके मुकाबले में भी बाज़ फ़लसफ़े जो हैं वो सामने आ गए हैं। तो लिहाजा अक्ल नज़री के अंदर इस तरीके से आके इसने बहस की और आकर अदिल्ला तौहीद को भी, अदिल्ला वजूद खुदा को भी जो है वो रद्द कर दिया। रूह जिससे साबित होनी थी उसको भी रद्द कर लिया। जैसे अर्ज़ किया कि इंसान के मुख्तार होने को भी बुरहान अक़ली से साबित नहीं किया जा सकता। इसने कहा हाँ फिर क्या करें, खुदा के मुनकिर हो जाएं? नहीं, वो कहता है खुदा का इनकार मुमकिन नहीं है। अक्ल अमली के साथ फिर इसने आकर खुदा को साबित किया, यानी अखलाक के ज़रिए खुदा को साबित किया। हम कलाम जदीद की बहस में जाकर पढ़ेंगे
कि अखलाक और दीन के दरमियान क्या राब्ता पाया जाता है, दीन मुकद्दम है या अखलाक। तो कांट के नज़रिए के मुताबिक क्या है, अखलाक मुकद्दम है। कि इंशाल्लाह जब मौका आएगा उस कलाम जदीद के अंदर वहाँ पर ये बहस करेंगे और कांट के इस नज़रिए को रद्द करेंगे। वहाँ पर जब ये सिलसिला कांट का जो है वो शुरू हुआ तो अब इसके पैरवान वजूद में आए, इसके शागिर्द और इससे मुतासिर होने वाले अफराद, इन्होंने एक नए मकतब की तअसीस की जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, जिसको आप फारसी में अगर जाकर देखेंगे तो यूं तर्जमा मिलेगा, आइडियलिज्म आईनी, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तीसरे दर्स के अंदर, अब यहां से हमारा आमोज़िश फ़लसफ़ा किताब के मुताबिक तीसरा दर्स जो है वो शुरू हो जाता है। इसके अंदर जो पहला मकतब तारुफ करवाते हैं इस तीसरे दर्स के अंदर, वो यही ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है। और इसके अंदर तीन अहम शख्सियात हैं कि जिन्होंने इस मकतब को जो है आगे बढ़ाया। एक है योहान फिख्ते और दूसरा है विल्हेम शिलिंग और तीसरा है हेगेल। ये तीन शख्सियात हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बुनियाद रखी और इन तीनों में से सबसे ज्यादा मुवफ़्फ़क़ कौन हुआ, हेगेल। हेगेल जो है वो इन दोनों से उसने जो है वो शोहरत ज़्यादा हासिल की। अगरचे हेगेल किसी ना किसी एतबार से जो है ये इसका फिख्ते का और शिलिंग का शागिर्द बनता है और उम्र में शिलिंग से बड़ा भी था, लेकिन फिर भी इसने शागिर्दी इख्तियार की है शिलिंग की, या शेलिंग, जो भी आप तलफ़ुज़ करें इसका। इनकी रविश क्या थी बहस करने की? कांट ने आके अकली इस्तिदलाल और बुरहानी इस्तिदलाल को तो रद्द कर दिया था आगे। इन्होंने फिर आकर क्या किया, इस्तिफादा करना शुरू किया तखय्युल से, एहसास से जो है वो इस्तिफादा जो है इन्होंने करना शुरू किया। यानी इनके अंदर जो आप यूं कह लें कि रविश पाई जाती थी ना, आप यूं समझे कि तकरीबन इरफानी रविश थी। कांट के फलसफे के अंदर जो ज़ाफ़ मौजूद थे, उन ज़ाफ़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने वो इश्क और मसलन तखय्युल और एहसास, इनका सहारा लेते हुए आकर इसको जो है उसका तलाफ़ी जो है वो करने की कोशिश की है। हो फिख्ते जो था, या फ़ारसी में इसको फिख्ते जो है वो कहा जाता है, लेकिन असल तलफ़ुज़ इसका योहान फिख्ते है। फिख्ते डायरेक्ट जो है कांट के साथ इर्तिबात में था। इसने कहा, कांट क्या कहता था, एक हमारे बाहर मुस्तकिल चीज़ है जिसको नोमेन कहते हैं, और एक क्या है, फ़नोमेन है जो हमारे जहन के अंदर है। दुरुस्त है, ये दो चीज़ों का कायल था। इस फिख्ते ने आकर कहा कि उस नोमेन की ज़रूरत ही नहीं है, तबीयत जो है वो मेरे मन के, मेरे नफ्स, मेरे जहन के ताबे होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसके साथ इसका कोई इर्तिबात नहीं है। कांट क्या कहता था, इदराक नहीं कर सकता इंसान जब तक कि वो नोमेन ना हो, चूंकि वो मादा मटेरियल बनता है इदराक का, दुरुस्त है, लेकिन इसने आकर उसको तब्दील कर दिया। बहरहाल सिलसिला जो है वो हेगेल तक पहुंचता है। हेगेल ने फिर आकर डायलेक्टिक फ़लसफ़े की बुनियाद रखी। मंतिक भी इसने तासीस की तो वो भी डायलेक्टिक थी, और फ़लसफ़ा भी जो इसने
तासीस किया तो उसके ऊपर भी नाम किसका पड़ा? डायलेक्टिक का। डायलेक्टिक फ़लसफ़े की इसने बुनियाद रखी आकर, और तकरीबन बहसें जो इसने की हैं वो इरफान के करीब करीब हैं, लेकिन पूरा इरफान नहीं है। यानी लग यूँ रहा था कि ये उस तरफ जा रहा है जो हमारे उरफा बयान करते हैं, लेकिन दरमियानी रास्ते में जाके रुक गया, चूँकि जाहिर सी बात है उन वसाइल से मुजाहज़ नहीं था, वो चीज़ें नहीं थी कि जो हमारे उरफा के पास मौजूद थी, चूँकि इसका फ़लसफ़ा बिलाखिर तजर्बे पर ही जो है वो बुनियाद रखता था। लेकिन उरफा जो हैं वो किस पर एतमाद करते हैं? शहूद के ऊपर, लिहाजा वहाँ तक नहीं पहुँच सका। और एक और बात अर्ज़ कर दूँ कि जर्मनी फ़लासफ़र के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि ये जब लिखते हैं, जब लिख रहे होते हैं तो उस वक़्त ये और उसका खुदा ही समझ सकता है, और कुछ अर्सा गुज़रने के बाद फिर मुसन्निफ़ भी समझ नहीं पाता, फिर फ़कत खुदा रह जाता है कि जो उसको समझता है। ये वाक़यात मशहूर हुए हैं, आप इनकी जो है वो दास्तानें पढ़ सकते हैं जाके। बाज़ जैसे हेगल कहता है मेरी बात को मेरे एक शागिर्द ने समझा है और उसने भी नहीं समझा। और ये बहुत मुश्किल लिखने वालों में जो है वो शुमार होते हैं, ये जो आलमानी और जर्मनी फ़लासफ़र हैं। रोमांटिक फ़लसफ़े का जो बुनियाद है वो यहीं पर है, ये रोमांटिक फ़लसफ़ी हैं। और रोमांटिक फ़लसफ़ी क्यों इनको कहा जाता है? रोमांटिक से मुराद वो हमारा उर्फ़ी रोमांटिक नहीं है। रोमांटिक से मुराद ये है कि इनका तख़य्युल और एहसास जो है ना, इससे ये इस्तिफ़ादा करते हैं हकीकत तक पहुँचने के लिए। और क्या है ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या है, ज़हन यानी नफ्स के ऊपर जो है इनका ज़्यादा तिकिया होता है। खूब हेगल ने आकर कहा कि ज़हन और ऐन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये दो चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है। हम क्या करते थे पहले फ़लसफ़े में? हम देखते थे कि जो ज़हन है उसको मुंतबिक करना चाहते थे ऐन के साथ, यानी खारिज के साथ, यानी ऑब्जेक्टिव के साथ। लेकिन हेगल ने कहा कि नहीं, हकीकत जो है वो ऐसा नहीं है, बल्कि ऐन और ज़हन दोनों एक हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एक चीज़ है ये। इसी वजह से आप देखें कि इनके मकतब का क्या नाम पड़ गया? ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। लेकिन अगर हम आइडियलिज्म की इस्तिलाह को फ़कत मद्देनज़र रखें तो पहली दफ़ा जो भी बंदा देखेगा वो कहेगा ये कैसे हो सकता है? आइडियलिज्म तो सब्जेक्टिव होता है, ज़हन महवर होता है, और ऐन ऑब्जेक्टिव को कहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है आइडियलिज्म भी हो और ऐनी भी हो? तो उसकी वजह यह है कि हेगल ने कहा कि ये दो चीज़ें नहीं हैं, ये एक चीज़ है। इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है वो कहा जाने लगा। हेगल ने क्या कहा, मुख्तसर सी वजाहत करता हूँ, आगे चलते हैं। अर्ज़ किया कि बहसें बहुत मुश्किल हैं, अगर इनके फ़लसफ़े पर रुका जाए तब जाकर हम तफसील से इस पर बहस कर सकते हैं, मफ़ाहिम इसके ऊपर। अगर इसको खोलना जो है वो शुरू कर दें आप, तो हेगल ही को समझने के लिए कितने दर्स चाहिए, इसकी इस्तिलाहात को खोलने के लिए, इसकी जो है वो सारा मतालिब जो है वो बयान करने के लिए। हेगल क़ाइल था कि एक हमारे पास एब्सलूट आइडिया है। ये जो एब्सलूट आइडिया है, इसको अगर हम देखें तो चीज़ों के साथ देखना शुरू करें। ये जो एब्सलूट आइडिया है, ना तो ये पानी है और ना ही ये दरख्त है, ना ही ये इंसान है, ना ही ये कोई और चीज़ है। अब हम एब्सलूट आइडिया को देखें तो वो हकीकत में क्या है? बीइंग है, होना, दुरुस्त है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये एब्सलूट आइडिया जो है ना तो इंसान है, ना तो हैवान है, ना तो दरख्त है, यानी अपने अंदर कोई तअय्युन नहीं रखता, कोई तशख़्ख़ुस नहीं रखता, तो
इस एतबार से क्या है, नॉन बीइंग है, यानी ना होना। यहां से ये फिक्र जन्म लिया किसने, कि हम कहते हैं कि इज्तिमा नकीज़ैन मुहाल है, दो नकीज़ें एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। हेगल कहता है कि अरस्तु का ये कायदा गलत था, इज्तिमाई नकीज़ैन हो सकता है, इज्तिमाई ज़िद्दैन हो सकता है। कैसे, आप एब्सोल्यूट आइडिया में आगे देख लें। सैरूरत जो है, ये जो होना जो है, ये बीइंग का जो मरहला जो है तय करती है एक चीज़ होने के लिए, क्या है, उस पर आप ना तो होने का इतलाक कर सकते हैं ना ही ना होने का इतलाक कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी हो रही है। तो जब हो रही है तो आप किसी चीज़ का इतलाक नहीं कर सकते। आप उसको ना ही कह सकते हैं ये है और ना इसको कह सकते हैं कि नहीं है, तो दोनों इतलाक हो रहे हैं। बस इस एतबार से जो है वो इज्तिमा नकीज़ैन लाजिम आता है। बस यहाँ से एक इस्तिलाह सामने आई कि जो ये इस्तेमाल करते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस, और तीसरी इस्तिलाह है सेंटीथीसिस। थीसिस एक चीज़ है, मसलन आप मद्देनज़र रख लें, इसकी एक जिद पाई जाती है जिसको कहा जाता है एंटीथेसिस। ये थीसिस जो है अपने अंदर एंटीथेसिस रखता है, और ये थीसिस और एंटीथेसिस मिलकर किसका नतीजा देते हैं, सेंटीसिस का। ये एक फार्मूला उसने दिया, ये है सैरूरत का एक फार्मूला है, और इसको उसने लागू किया हर चीज के ऊपर। मसलन आप देख लें, मार्क्स की थ्योरी को अगर जाकर पढ़ें तो मार्क्स की थ्योरी जो है वो हेगल के फलसफे पर बुनियाद रखती है। तो उसने भी इन्हीं जो है फार्मूलों से इस्तेफादा किया और कहा है कि मुआशरा, मसलन एक मरतबा आप देख लें पाकिस्तान की इस वक्त की मौजूदा वज़इयत को देखें, इसको ये कहते हैं थेसिस। इसके अंदर एक जिद पाई जाती है। मसलन अगर सरमायादारी निज़ाम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है तो इसके अंदर मुखालफत भी पाई जाती है सरमायादारी के खिलाफ, उसको कहते हैं एंटीथेसिस। ये जो थेसिस और एंटीथेसिस है, ये जब आपस में मिलते हैं तो इनकलाब वजूद में आता है। उस इनकलाब को क्या कहेंगे, सेंटीसिस। इसको हर चीज पे इतलाक किया, मुआशरे पर भी इतलाक किया, हत्ता फिक्र पर जाकर भी इतलाक कर दिया मार्क्सिज्म के अंदर जाके, कि मार्क्सिज्म के ऊपर जब कभी गुफ्तगू हुई हमारी तफसील से तो वहां जाकर इस बहस को बयान करेंगे आगे। बहरहाल तो ये ट्रायंगल है, जो इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया डायलेक्टिक लॉजिक। चाहे वो अगर मंतिक की तासीस की है उसने, उसको डायलेक्टिक लॉजिक कहा गया, और फलसफे को डायलेक्टिक फिलॉसफी कहा गया आकर। बात वाज़ेह। बस हेगल का कहना यह था कि जहान हस्ती की अगर आप तफसीर करना चाहते हैं वो इल्लत व मालूल के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि इल्लत व मालूल के साथ अगर आप जहान हस्ती की तफसीर करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे सिरे तक पहुंचना पड़ेगा कि जहां पर यह लड़ी खड़ी हो जाए जाकर। चूंकि अलिफ की इल्लत बा है, बा की इल्लत जीम है, जीम की इल्लत दाल है, दाल की इल्लत जाल है, ये सिलसिला चलेगा आगे। तो कहते हैं कि अगर आपने हस्ती की तफसीर करनी है इल्लत व मालूल के साथ, तो फिर आपको एक ऐसे नुक्ते पर रुकना है कि वहां फिर आगे ना चले। लेकिन हम ऐसे नुक्ते पर जाकर खड़े नहीं होते। क्यों? आप जब एक इल्लतुल इलल पर जाकर खड़े होंगे, एक ऐसे नुक्ते पर खड़े होंगे जाकर कि जिसने इस पूरे सिलसिले को ईजाद किया है, तो ये सवाल तो खुद उसके बारे में भी है कि उसको किसने ईजाद किया। दुरुस्त है? तो लिहाजा चूंकि ये सवाल रुकने वाला नहीं है, ये चीज इस बात की अलामत है कि निज़ाम इल्लत व मालूल के साथ हम जहान की तफसीर नहीं कर सकते। तो फिर किसके साथ तफसीर करें? कहते हैं बस दलील और नतीजा, जहान की तफसीर इसके जरिए होगी, ना इल्लत व मालूल के साथ, बल्कि दलील और नतीजे के साथ। इस्तदलाल लेकर आएंगे, दलील लेकर आएंगे, उससे आप नतीजा हासिल करेंगे और जहान की तफसीर करेंगे उसके मुताबिक, ना कि इल्लत व मालूल की तरफ चले जाएंगे। बहरहाल
हेगल के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, बाज़ चीज़ें इसके अंदर ऐसी भी हैं जो काबिल कबूल भी हैं, लेकिन वो जब फ़लसफ़ा हेगल को जो है वो मुकम्मल तौर पे खोला जाए तो वहाँ जाकर मसलन ये इसकी यही इज्तिमाई ज़िद्दैन या इज्तिमाई नक़ीज़ैन के बारे में बात कहना 100% गलत है। और जहान हस्ती का इल्लत व मालूल के साथ तफसीर ना होने की बात करना ये 100% गलत है। इसको कबूल नहीं किया जा सकता फ़लसफ़े के अंदर। बहरहाल ये एक मकतब फ़िक्र था कि जो कांट के बाद वजूद में आया। बात वाज़ेह हो गई आपके लिए मुख्तसर तौर पे, और आगा मिसबाह ने भी इसी हद तक ही बयान किया है। इसके बाद जो मकतब यहाँ पर बयान करते हैं वो है पॉजिटिविज़म, जिसको ऑगस्ट कॉम्ट ने तासीस किया है। ऑगस्ट कॉम्ट ये तजर्बे के अंदर एक इफराती नजरिया है। एक हम पहले तजर्बा गिरा पढ़ गए हैं जिनको हमने क्या कहा था, एम्पेरिसिज्म। वो भी हिस्स गिरा थे, तजर्बे को महवर बनाते थे, तजर्बे ही के जरिए हकीकत तक पहुंचते थे। लेकिन इस कॉम्ट ने आकर पॉजिटिविज्म का नजरिए की तो जो है वो तासीस की, नजरिए को जो है वो बयान किया। इसके अंदर उनसे भी ज्यादा इफरात करके, उनसे भी ज्यादा तेज होकर तजुर्बे के अंदर बाज मतालिब का इसने इजहार किया है कि इंशाल्लाह इसको कल बयान करते हैं। अभी वक्त जो है वो ख़त्म हो गया इंशाल्लाह। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।